नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि अब इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से दूरी बनानी शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान से जंग अभी खत्म नहीं हुई है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं। वैसे उनके पास समझौते के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा है, क्योंकि अमेरिकी संसद ने उनकी युद्ध शक्तियों पर लगाम लगा दिया है। वहीं ईरान के साथ डील भी ट्रंप के लिए आसान नहीं दिख रही, क्योंकि ईरान अपनी रक्षा क्षमता को लेकर बातचीत करने को तैयार नहीं है, चाहे वो मिसाइल कार्यक्रम हो या उनका परमाणु कार्यक्रम। यानी ट्रंप हर मोर्चे पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसे ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में पड़ी दरार, शांति समझौते को लेकर क्या बन पाएगी बात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है चीन, क्षेत्र में भेजा अपना सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत। ताइवान की सेना भी जंग की तैयारी में जुटी। यूक्रेन जंग में सीधे तौर पर शामिल हो रहे पश्चिमी देश। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नए मिलिट्री कमांडर्स के सामने किया बड़ा खुलासा, महाविनाश की आहट। पूर्वी एशिया में खुल सकता है नया मोर्चा। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग के ऐलान ने उड़ाई पश्चिमी देशों की नींद। नौसेना के परमाणु कार्यक्रम को और तेज करने की तैयारी। और चलते चलते में देखेंगे पक्षी बना सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक, कैसे बारिश की देता है सटीक जानकारी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने फिर किया कश्मीर का जिक्र। भारत ने दिया करारा जवाब, कहा यह संयुक्त राष्ट्र के मंच का राजनीतिकरण करने की कोशिश। कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न अंग। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ बालेन सरकार का बड़ा एक्शन। ओली सरकार में वित्त मंत्री रहे विष्णु पौडेल हुए अरेस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के सिलसिले में कार्रवाई। कोर हितों का सम्मान हो, ब्रिक्स बैठक में भारत का चीन को संदेश। द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में दोनों देशों की उच्च स्तरीय बातचीत जारी। पाकिस्तान में बलूच की शेरनी कही जाने वाली महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा पर बढ़ा बवाल। बलोच कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लिखा खत, हस्तक्षेप की मांग की। तो ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाले हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस में उन्हें ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव पास हो गया है, जिसके बाद अब कांग्रेस की इजाजत के बिना ट्रंप ईरान पर हमले का फैसला नहीं कर सकते। लेकिन इजरायल की तरफ से ईरान के साथ शांति समझौते को तो खारिज किया ही गया, और अब उसका कहना है कि जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। यानी इजरायल ईरान के खिलाफ हमले खत्म करने को तैयार नहीं है, जिससे ट्रंप की पीस डील पर संकट गहराता जा रहा है। पहले से ही कहा जा रहा है कि ट्रंप ने इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू के ही कहने पर ईरान पर हमला किया था। लेकिन अब जब ट्रंप समझौते की रट लगाए हुए हैं, तो नेतन्याहू ने अमेरिका से ही दूरी बनानी शुरू कर दी। साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की मदद के बिना भी अपने सैन्य अभियान जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने आत्मनिर्भरता का हवाला देते हुए कहा है कि अब इजरायल को अपने हथियार खुद बनाने होंगे। उन्होंने कहा कि अब इजरायल को अपने रक्षा उत्पादन ढांचे को और मजबूत करना होगा। मैं हमारे अमेरिकी दोस्तों से सालों से मिले समर्थन और सहयोग की बेहद सराहना करता हूं, लेकिन आज मैं कहता हूं कि हमें हथियार उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। हम ईरान और उसके प्रॉक्सी का सामना कर रहे हैं। हमने उन पर जोरदार प्रहार किया है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। यह हमारी ताकत पर निर्भर करेगा कि हम उनका सामना कैसे करेंगे। 30 साल बाद हम कहां होंगे, ये इससे तय होगा कि हम अभी क्या कर रहे हैं। यानी अब वो अमेरिका से अलग होकर ईरान के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखने की तैयारी में है, जो ना सिर्फ अमेरिका और इजरायल में बढ़ते टकराव को दर्शाता है, बल्कि इसे पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों के लिए बड़े खतरे के रूप में भी देखा जा रहा है। और यही नहीं, खुद डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी ईरान के साथ तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है कि अगर ईरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए को परमाणु जांच की इजाजत नहीं देता है, तो मैं तेहरान के साथ बातचीत रद्द कर दूंगा। हालांकि चल रही बातचीत के दौरान तेहरान ने जांच की मंजूरी देने का भरोसा दिया है। हमने ईरान को ऐसी स्थिति में ला दिया है जिसमें उसे पहले कभी नहीं लाया गया था। दूसरे राष्ट्रपतियों को तो यह काम 47 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को झुका दिया है,
लेकिन ईरान ने भी उनके सभी दावों की हवा निकाल दी। उसने तो पहले ही साफ कर दिया है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई नई शर्त नहीं मानी गई है। वहीं मिसाइल कार्यक्रम को लेकर भी ईरान ने साफ कहा है कि इस पर कोई बात नहीं हुई है। दरअसल ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने देश के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बड़ा बयान दिया है। पेजेश्कियान ने कहा कि अगर ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ना होता तो अमेरिका और इजरायल ईरान को भी गजा की तरह तबाह कर देते और बच्चों या बुजुर्गों किसी पर भी रहम नहीं करते। ईरान किसी भी हाल में अपनी रक्षा क्षमताओं को लेकर किसी से बातचीत नहीं करेगा। हमारी मिसाइलों पर चर्चा अमेरिका के साथ एमओयू का हिस्सा नहीं है और ना ही कभी होंगी। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस बात की पुष्टि की है कि एमओयू में बैलिस्टिक मिसाइलों का कोई जिक्र नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर दोहरे मापदंड नहीं हो सकते कि कुछ देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हों और ईरान के पास ना हो। हालांकि ट्रंप ने भी पहले यह कहा है कि ईरान को कुछ मिसाइलें रखने दिया जा सकता है, लेकिन पेजेश्कियान के बयान से यह साफ है कि वो परमाणु कार्यक्रम पर भी झुकने नहीं वाले। अब ट्रंप के साथ मुश्किल यह है कि ना तो उनकी धमकियां काम आ रही हैं और ना ही अब वो ईरान पर दोबारा हमला करने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस ने उनकी ये शक्तियां छीन ली हैं। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट से ईरान जंग के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। 48 की तुलना में 50 वोटों के बहुमत से मंजूर हुए इस प्रस्ताव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए कहा गया है। इससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और खास बात तो यह रही कि वोटिंग के दौरान 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया है, यानी ट्रंप की अपनी ही पार्टी उनके रवैये का विरोध कर रही है, जिस पर ट्रंप की बौखलाहट भी दिखाई दी। उनके सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि हमारे लोगों ने दुश्मन को मदद और समर्थन दिया है। 4 हारे हुए रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ मतदान किया और ईरान ने मेरे लोगों से पूछा कि इसका क्या मतलब है। इन सीनेटरों ने मेरा काम और मुश्किल कर दिया है, लेकिन मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा क्योंकि मैं हमेशा अपना काम पूरा करता हूं। अब मौजूदा हालात में क्या अमेरिका और ईरान में समझौता हो पाएगा, ये सवाल और मजबूत होते जा रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं चीन की। तो चीन से खबर यह आ रही है कि अब वो कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब चीन यात्रा पर गए थे, तब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धमकी देते हुए अमेरिका से कहा था कि वो ताइवान से दूर रहे। यहां तक कह दिया था कि अगर अमेरिका ताइवान के मामले में टांग अड़ाएगा तो चीन और अमेरिका के बीच में ही जंग हो जाएगी। इसके बाद ट्रंप के सलाहकारों की तरफ से कहा गया कि अब चीन और ताइवान की जंग टाली नहीं जा सकती और इसी पर अब ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी मुहर लगा दी है। ताइवान के रक्षा मंत्री वेलिंगटन कू ने अपनी सेना से सवाल किया है कि क्या वो जंग शुरू होते ही तुरंत प्रतिक्रिया दे सकती है। दरअसल इस वक्त ताइवान सैन्य अभ्यास कर रहा है और इस अभ्यास में भी ताइवान की फौज जंग शुरू होते ही कितनी तेजी से पलटवार किया जा सकता है, इस पर मुख्य फोकस कर रही है, क्योंकि एक बात तो साफ है कि जंग होगी तो पहला हमला चीन की ही तरफ से होगा और इस हमले के बाद ताइवान कितनी तेजी से खुद को संभाल पाता है और चीन को जवाब दे पाता है, इसी पर ताइवान का भविष्य टिका रहेगा। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते तेजी से रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। 2030 तक ताइवान का टारगेट रक्षा बजट को जीडीपी का 5% करने पर है। दरअसल ताइवान को सबसे बड़ा डर इस बात का लग रहा है कि चीन लगातार उसके आसपास युद्धाभ्यास कर रहा है। बाकायदा इसकी सूचना भी पहले ही दी जाती है, लेकिन कब यह युद्धाभ्यास की वार्निंग जंग में बदल जाए, यानी चीन सूचना युद्धाभ्यास की दे और इसी बहाने अपनी सेना को ताइवान के आसपास एकजुट करे और अचानक ही हमला कर दे। इसी के डर से इस वक्त ताइवान की सेना युद्धाभ्यास कर रही है और इसे लेकर चीन गुस्से में दिखाई दे रहा है। उसकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है जिसमें कहा गया है कि ताइवान के ये फैसले सच्चाई को नहीं बदल सकते। चीन ने कहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और आखिर में यह बात ताइवान की सरकार को भी माननी पड़ेगी। चीन की ताकतवर सेना के सामने ताइवान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। ताइवान मामलों के चीनी कार्यालय के प्रवक्ता झांग हान ने कहा कि ताइवानी शासन की तरफ से चल रही जंग की तैयारी उसे भयानक विनाश की तरफ ले जा रही है। चीन कभी भी यह वादा नहीं करेगा कि हम ताइवान पर हमला नहीं करेंगे। हमारी कोशिश जरूर है कि ताइवान का चीन में विलय शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, लेकिन जंग भी एक विकल्प है। हमने इसे कभी भी बंद नहीं किया है।
यानी चीन जंग के लिए तैयार है, वो ताइवान की घेराबंदी कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया है कि चीन का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत फुजियान ताइवान जलडमरू मध्य पहुंच गया है। इसकी तस्वीर तक ताइवान ने साझा की है। यानी चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा? और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कुछ दिन पहले तक लगातार जंग रोकने की अपील कर रहे थे, लेकिन अब अचानक ही यूक्रेन ने रूस पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। मॉस्को की तेल रिफाइनरियों पर जबरदस्त हमला किया जा रहा है। क्रीमिया पर भी जोरदार हमले यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसके चलते रूस की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सेना तक रसद पहुंचाने में रूस के सामने परेशानियां खड़ी हो गई हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि अचानक यूक्रेन को इतनी ताकत कहां से मिल गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इन हमलों के बाद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अब यूरोपियन यूनियन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुतिन ने कहा है कि अब तक पश्चिमी देश यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहे थे, लेकिन अब वो सीधे तौर पर जंग में उतर आए हैं। हाल ही में आई अमेरिकी पत्रकार मैगी हैबरमैन और जोनाथन स्वान की किताब में यह दावा किया गया है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बैठक में कहा था कि भारत को यूक्रेन में अपनी सेना भेजना चाहिए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वेंस को जवाब दिया कि भारत ऐसा नहीं करेगा। ट्रंप ने बैठक में सुझाव दिया था कि ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी सेना यूक्रेन भेजनी चाहिए, और अब पुतिन ने भी दावा किया है कि पश्चिमी देश इस जंग में शामिल हो चुके हैं। पुतिन ने उच्च सैन्य शिक्षण संस्थानों से ग्रेजुएट हुए छात्रों यानी भविष्य के मिलिट्री कमांडर्स के सामने कहा कि खुद को लोकतांत्रिक बताने वाला पश्चिम पहले रूस के खिलाफ खतरे पैदा करता है, जिसके कारण रूस को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं। इसके बाद वही देश रूस पर हर तरह के आरोप लगाते हैं, जिससे अपनी आक्रामक नीतियों और कदमों को सही ठहरा सके। पश्चिम की तरफ से बनाए गए नियम असल में दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते। पश्चिम हमेशा कमजोर देशों पर अपनी विदेश नीति थोपने और उनकी संप्रभुता का अनादर करने की फिराक में रहता है, और हम इसे मंजूर नहीं करते। पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध का जिक्र करते हुए आगे यह भी कहा कि इतिहास गवाह है, 22 जून 1941 को हिटलर की जर्मनी ने सोवियत संघ पर अचानक हमला किया था, लेकिन पश्चिमी देश दावा करते हैं कि सोवियत संघ और स्टालिन ने पहला हमला किया। आज भी वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। पुतिन की चेतावनी को अब सीधे सीधे नाटो के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है कि क्या अब नाटो की तरफ से रूस पर हमला होगा, क्योंकि यूरोप के देशों का यूक्रेन की तरफ से जंग में शामिल होने के बाद अब कभी भी नाटो इस जंग में शामिल हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग महाविनाशक हो सकती है, क्योंकि फिर जंग में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ जाएगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे उत्तर कोरिया के बड़े फैसले की। तो पश्चिम एशिया से लेकर पूर्वी एशिया तक दुनिया में इस वक्त अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग पर समझौता अब तक फाइनल भी नहीं हुआ है कि चीन और ताइवान के बीच बड़ी जंग की आहट सुनाई देने लगी है, और इन बढ़ते तनाव के बीच अब उत्तर कोरिया की भी एंट्री हो गई है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का रुख दुनिया को डरा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तर कोरिया सुपर स्पीड से अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। बीते कुछ वक्त में सैन्य ठिकानों पर किम जोंग उनके दौरे भी बढ़े हैं। उनका पूरा जोर देश के हथियारों के जखीरे को बढ़ाने पर है, और इसी कड़ी में अब अपने युद्धपोतों की संख्या भी बढ़ाने की तैयारी में जुट गए हैं। राज्य मीडिया KCNA के मुताबिक किम जोंग उन का कहना है कि देश जल्द ही कांगकोन नामक एक और 5000 टन के विध्वंसक पोत के साथ साथ 10,000 टन के रणनीतिक युद्धपोतों को तैनात करने की योजना बना रहा है। विध्वंसक पोत ने पिछले 14 महीनों में सैन्य परिचालन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। नौसेना उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति का सबसे कमजोर हिस्सा रही है, लेकिन अब इसकी क्षमताएं कल्पना से परे अविश्वसनीय होंगी। नौसेना के लिए सबसे अहम बदलाव उसकी स्थिति, भूमिका और संचालन के दायरे में बदलाव होगा। नौसेना का परमाणुकरण अपने ही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जो देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में योगदान दे रहा है। किम जोंग जिस तरह अपनी नौसेना को मजबूत कर रहे हैं, उसे लेकर दक्षिण कोरिया से लेकर अमेरिका तक की चिंता बढ़ी हुई है। आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विवाद कितना पुराना है।
पहले कोरिया एक देश था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने उत्तर में और अमेरिका ने दक्षिण में कब्जा कर लिया, जिससे यह क्षेत्र विभाजित हो गया। जिसके बाद साल 1950 में दोनों देशों के बीच कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 1953 में एक युद्ध विराम समझौते पर खत्म हुआ, लेकिन कोई औपचारिक शांति संधि नहीं हुई और तब से ही दोनों देशों के बीच टकराव के हालात बने हुए हैं। लेकिन अब जिस तरह किम जोंग ने मध्य पूर्व के हालात को ढाल बनाते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को देश की रक्षा का एकमात्र सही रास्ता बताया है, उनके इस कदम ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है और दुनिया को एक नए सैन्य तनाव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या किम जोंग दक्षिण कोरिया पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? अब देखना यह होगा कि उत्तर कोरिया के इस रुख पर पश्चिमी देशों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। और अब चलते चलते में बात करेंगे मॉनसून का हाल बताने वाली टिटहरी पक्षी की। तो क्या कोई पक्षी बारिश का हाल बता सकता है? क्या बिना किसी मशीन और मौसम विभाग की भविष्यवाणी के लोग ये जान सकते हैं कि इस साल का मॉनसून कैसा रहेगा? सुनने में यह बात भले ही अजीब लगे, लेकिन गांवों में आज भी एक ऐसा पक्षी है जिसे लोग मॉनसून का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता मानते हैं, और इसी पक्षी का नाम है टिटहरी। एक छोटा सा पक्षी, लेकिन इससे जुड़ी कहानियां और मान्यताएं इतनी बड़ी हैं कि पीढ़ियों से लोग इसकी हर गतिविधि पर नजर रखते आए हैं। मॉनसून की पहली दस्तक के साथ ही खेतों, तालाबों और खुले मैदानों में टिटहरी की आवाज गूंजने लगती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जब मौसम विभाग की भविष्यवाणियां नहीं होती थी, तब लोग टिटहरी के अंडों को देखकर बारिश का अनुमान लगाया करते थे। और ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ग्रामीण इलाकों में टिटहरी को प्रकृति का संदेश वाहक माना जाता है। लोग मानते हैं कि ये पक्षी अपने व्यवहार से आने वाले मौसम के संकेत देता है। खासकर इसके अंडों को लेकर कई रोचक मान्यताएं प्रचलित है। कहा जाता है कि जब टिटहरी अंडे देती है और किसी कारण से वो बिखर जाते हैं, तब वो दोबारा उन्हें एक जगह इकट्ठा करती है। ग्रामीणों का मानना है कि जितने अंडे वो दोबारा इकट्ठा करती है, उतने ही महीने बारिश होती है। अगर 4 अंडों में से 3 अंडे एकत्रित हो जाएं, तो लोग मान लेते हैं कि उस साल करीब 3 महीने तक अच्छी बारिश होगी। और इतना ही नहीं, अगर टिटहरी अपने अंडे नदी या जल स्रोत के किनारे रखती है, तो इसे भी एक बड़े संकेत के रूप में देखा जाता है। ग्रामीणों को भरोसा है कि जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते, तब तक नदी में तेज बहाव नहीं आता, यानी उस साल बारिश कम हो सकती है या फिर मॉनसून देर से सक्रिय हो सकता है। गांवों में एक और दिलचस्प बात कही जाती है। लोगों का दावा है कि टिटहरी को कभी पेड़ पर बैठा नहीं देखा जाता। वो या तो आसमान में उड़ती नजर आती है या फिर जमीन पर चलती हुई, और यही वजह है कि इसे जमीन से जुड़ा हुआ पक्षी माना जाता है। हालांकि विज्ञान इन मान्यताओं को पूरी तरह स्वीकार करे या ना करे, लेकिन गांवों की संस्कृति में टिटहरी आज भी प्रकृति और मौसम के बीच एक अनोखी कड़ी मानी जाती है। एक ऐसा पक्षी जो सिर्फ अपनी आवाज ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से भी लोगों को प्रकृति के रहस्यों से जोड़ता है। शायद यही वजह है कि मॉनसून आते ही टिटहरी की चर्चा फिर शुरू हो जाती है और लोग उसके हर कदम में आने वाले मौसम की कहानी तलाशने लगते हैं। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।